जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जो आई दृष्टि का घटना चक्र का जो करंट अफेयर है हम जो कंप्लीट कर रहे थे, तो उसी के कंपैरिजन में ये तीसरा वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा वीडियो है, डिटेल्स में है। ये डिटेल करने के बाद जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका तीसरा लेक्चर है जिसे हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। बाकी के दो लेक्चर्स डिटेल वाले और वैसे वन लाइनर वाले भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम्स। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सबसे, वही जो आप नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कि लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो कर ही सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ी बात तो नहीं है। और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 का पहला आपका टॉपिक है कि भाई राष्ट्र राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में चुनाव हुआ था दोस्तों, और ये विधानसभा का चुनाव था। उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्चुअल डेटा है। देखो, फैक्चुअल डेटा ही यूपीपीसीएस हो, आरओ उत्तराखंड या एमपीपीसीएस बिहार राजस्थान, जितने भी स्टेट एग्जाम्स में वहाँ से ये फैक्चुअल डेटा ही पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। सबसे पहली बात, कौन सी विधानसभा थी दिल्ली के लिए? 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ और ये 24 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2025 तक था 7वीं विधानसभा का कार्यकाल। सॉरी दोस्तों, 7वीं विधानसभा का कार्यकाल दे रखा है इन्होंने, 24 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2025 तक। और ये जो इलेक्शन हुआ ये हुआ आपका 8वीं विधानसभा के लिए दोस्तों, ठीक है। 8वीं विधानसभा के लिए ये इलेक्शन लड़ा गया दोस्तों, ठीक है। कुछ और है तथ्य दोस्तों कि इसमें दिल्ली विधानसभा में जो विधानसभा क्षेत्र है, जो एमएलए की संख्या है वो है 70, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने मेंबर हैं एमएलए? 70 मेंबर हैं जो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या में नियमित होते हैं दोस्तों। वही सबसे बड़ी बात, 12 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। कितनी? 12 सीटें एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है दोस्तों, ठीक है। वहीं देखा जाए तो 70 विधानसभा की सीटों पर 5 फरवरी 2025 को ये चुनाव संपन्न हो गया और इसकी जो मतगणना हुई वही 8 फरवरी 2025 को दोस्तों, ठीक है। 8 फरवरी 2025 को इसकी मतगणना कंप्लीट कर दी गई और 26 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की। कितने ईयर्स बाद? 26 ईयर्स बाद दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें और आपको मिली 22 सीटें। वोट ऑफ परसेंटेज भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बट इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। वहीं बात करें तो 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री, कौन सी? दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में, नवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की दोस्तों। और रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग से चुनी गई हैं। शालीमार बाग जो है वहाँ की विधानसभा से ये निर्वाचित होकर आई है दोस्तों, ठीक है। वहीं आप पार्टी के जो संयोजक हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उनको 4089 मतों से परवेश साहब सिंह वर्मा, इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से इनको हरा दिया। कहाँ से हराया? परवेश साहब सिंह वर्मा ने 4089 वोटों से दोस्तों नई दिल्ली विधानसभा सीट से हरा दिया केजरीवाल जी को, ठीक है। वहीं 20 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के पद में, तो अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके विजेंद्र गुप्ता दोस्तों। इनको विधानसभा का, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया 20 फरवरी 2025 को दोस्तों। तो ये था आपका दिल्ली के रिगार्डिंग पूरा फैक्चुअल डेटा, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो वैसे आने के चांस कम है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र याद रखना 70 विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा दोस्तों, ठीक है। तो भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। भारत 1962 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ पॉलिटिकल संबंध स्थापित करने वाला पहला देश है दोस्तों। वहीं 2004 में देखा जाए तो हेग, जो नीदरलैंड की राजधानी है, हेग नीदरलैंड में 5वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का क्या हुआ? रणनीतिक साझेदारी के साथ क्या हुआ? एक आयोजन स्थापित किया गया 5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान, ठीक है दोस्तों, जो 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है मोदी जी के निमंत्रण पर, मोदी जी के इन्विटेशन पर 27 से 28 फरवरी 2025 के बीच में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, अब ये मेन फैक्चुअल डेटा कि उर्सुला वॉन डेर लियोन, कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। ये 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य, ठीक है। तो 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी दोस्तों, ठीक है। अध्यक्ष के तौर पर उनकी ये तीसरी भारतीय दौरा है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा भारतीय दौरा है, तो इनका 3rd भारतीय दौरा था दोस्तों, ठीक है। वहीं यूरोपीय यूनियन जो है कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का पहला भारतीय दौरा भी था यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है। वहीं बात करें तो यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक ट्रेड साझेदार है दोस्तों। वर्ष 2023 में 124 बिलियन यूरो मूल्य के माल व्यापार का कुल भारतीय व्यापार का जो हिस्सा था वो 12.2% था। कितना? 12.2% था। और टोटल मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो 124 बिलियन यूरो था दोस्तों, डॉलर नहीं, 124 बिलियन यूरो दोस्तों, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री साहब की फ्रांस यात्रा दोस्तों। ठीक है, क्या है प्रधानमंत्री साहब की फ्रांस यात्रा क्या? तो मोदी साहब फ्रांस की यात्रा पे थे दोस्तों। कब से कब तक? वैसे तो 1947 से हम डिप्लोमेटिक टाइज हैं फ्रांस के साथ। ठीक है, वहीं 1998 में हमारी 1998 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनी और दोनों देशों ने वर्ष 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में तय करने के लिए एक रोड मैप भी बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने इन्विटेशन भेजा मोदी साहब को और 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान मोदी साहब फ्रांस की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल विजिट पर पहुंच गए दोस्तों। और मोदी साहब का ये जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस का छठा दौरा था। कौन था? 6 नंबर का, यानी कि 6th दौरा था, छठे नंबर का मोदी साहब का। इससे पहले वो 2023 में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ थी दोस्तों। कौन सी 25वीं वर्षगांठ थी? तब भी वो 2023 में वहाँ पर गए थे उस समय। वहीं देखा जाए दोस्तों तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये जनवरी 2024 के दौरान भारत की यात्रा पर थे, जनवरी 2024 में। ठीक है, क्योंकि जब 2024 में ये 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे दोस्तों। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 76वां जो गणतंत्र दिवस है उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में, कहाँ पर? पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, को चेयर किया पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन को, जो फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई थी दोस्तों। ठीक है, वहीं मोदी जी ने घोषणा की भारत अगले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और उसके दौरान कुछ और फैक्चुअल बातें हुई। मार्सले में जो संयुक्त रूप से भारतीय महावाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। मार्सले एक जगह है फ्रांस में जहां पर उन्होंने अपना महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। और दोनों नेताओं ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन की घोषणा की। अगर पूछ लिया जाए कि 2026 को किस हिसाब से इसको मनाया जाएगा, तो ये भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन की घोषणा के लिए ये वर्ष 2026 मनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहीं इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस के मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया। किसमें? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक अलायंस है जिसमें UAE और भारत के इन्विटेशन पर फ्रांस इसमें शामिल हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो संदर्भ है वो क्या है, देखते हैं। 27 फरवरी 2025 को पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो राज्य में मतदाता पहचान पत्र हैं वो डुप्लीकेट नंबर प्राप्त हो रहे हैं उनको। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और उसकी कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए और उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक बहस शुरू हो गई दोस्तों। ठीक है, अब है क्या पूरा मामला यह है कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को 2 माह में ही सुधार लिया, ऐसा उन्होंने बोला है। डुप्लीकेट जो EPIC नंबर है, इस मामलों को चिन्हित करके सभी प्रभावित मतदाताओं को एक नया EPIC नंबर दिया गया दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय पहचान कोड प्रदान किया गया। वहीं एरोनेट जो है एक प्लेटफॉर्म है, उसको अपडेट किया गया जिससे EPIC यानी कि एपिक नंबर का दोहराव रोका जा सके। एरोनेट जो है एक क्या है, प्लेटफॉर्म को अपडेट करने वाला नंबर है दोस्तों। अब एपिक नंबर क्या है? EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बुलाया जाता है इसको। ये प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। याद रखना कि एपिक जो है यानी कि दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये कितने अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड है? तो 10 अंक का दोस्तों। वहीं 1993 यानी कि 1993 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे TN सेशन, उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। तो पूछ सकते हैं भाई एपिक नंबर क्या है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई दोस्तों। वहीं एरोनेट की बात करें, 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत मैनेजमेंट के लिए बनाया गया दोस्तों। ये क्या है? एरोनेट दोस्तों। ठीक है, अब भारतीय संविधान का कुछ प्रावधान देखते हैं जो निर्वाचन से रिलेटेड है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 324 ये क्या कहता है? निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इसकी शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है, ऐसा अनुच्छेद 324 में दिया गया। वहीं आर्टिकल 325, इसमें मतदाता सूची में किसी नागरिक को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा 325 में बोला गया। वहीं आर्टिकल 326 में लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ऐसा भी अनुच्छेद 326 में गिवन है। और इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकारी होगा। अब आते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ठीक है, RPA एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950। इसकी धारा 17 में क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं होगा
और 18 धारा कहती है कि कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं होगा दोस्तों। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में गिवन है। वहीं 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है? इसकी धारा 62 कहती है कि प्रत्येक पंजीकृत मतदाता एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार मतदान करने का अधिकारी है दोस्तों। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि 1951 में बोला गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्शन कमीशन और उससे रिलेटेड विवाद का मामला, एपिक नंबर, और ये आप ये सब याद रखना। अब आते हैं दोस्तों मुल्ला पेरियार डैम पे। ये बहुत बड़ा विवाद है कि ये कहाँ है, क्यों है। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है, इसका विवाद पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरफेयर है, इस पर बात करते हैं। पहली बात तो मुल्ला पेरियार बांध जो है तमिलनाडु और केरल सरकार के बीच एक विवाद है दोस्तों। ठीक है, 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायत की गई थी कि तमिलनाडु ने केरल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक शिकायत की। उसकी जांच के लिए एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 3 जनवरी 2025 को किया गया और इन्होंने 6 मई 2025 को अपनी सिफारिश जो है लागू करने का निर्देश दे दिया दोस्तों। अब क्या है, मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल के इडुक्की जिले के थैक्कड़ी में पेरियार नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और एक चिनाई वाला ग्रेविटेशनल डैम है, गुरुत्वाकर्षण बांध है मुल्ला पेरियार डैम। और ये जो बांध है मुल्ला पेरियार, ये मुल्ला यार और पेरियार दोनों नदियों के संगम पर है, इसे मुल्ला पेरियार बोला गया है दोस्तों। मुल्ला यार और पेरियार 2 नदियां हैं, उनके संगम पर ये बना हुआ है। इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ, 1895 तक ये पूरा हुआ था दोस्तों। और 1979 में केरल सरकार ने बांध की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और इसे नया बनाने की मांग की थी, बट कई न्यायिक और प्रशासनिक फैसलों का ये केंद्र बना हुआ है इस समय। ठीक है दोस्तों, अब तमिलनाडु का पक्ष क्या है। तमिलनाडु द्वारा मुल्ला पेरियार बांध में जल स्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट करने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपायों की मांग की गई, जबकि केरल ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम के तहत ये पारित कर दिया और इसे खतरनाक बांधों की सूची में डाल दिया कि भाई ये काफ़ी लंबा और काफ़ी पुराना डैम है और ये डेंजर सूची में है। बांध 125 वर्ष पुराना है और इसकी जो संरचनात्मक समस्याओं से ये ग्रस्त है। बांध को टूटने की संभावना भी है और बढ़ती बारिश के कारण जलवायु परिवर्तन का भी ये खतरा बना हुआ है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। ये पूछना कौन सी नदी पर है, कब बना, ये सब फैक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध दोस्तों त्रावणकोर के राजा के साथ भारत का जो ब्रिटिश सचिव थे उस समय, उसमें एक समझौता हुआ था और ये 1886 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और 1970 में इसका नवीनीकरण किया गया था दोस्तों। और ये 999 साल के लिए था, ये जो पट्टा था इनका समझौता था दोस्तों। अब आते हैं लीड्स रिपोर्ट पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीड्स मतलब लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स दोस्तों। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में ये मंत्रालय इसको सहयोग करता है, इसको देखरेख में ये बनाई जाती है लीड्स रिपोर्ट। और लीड्स रिपोर्ट का प्रथम जो संस्करण था 2018 में जारी किया गया, फैक्ट याद रखना। वहीं 3 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल साहब, इन्होंने लीड्स 2024 की रिपोर्ट जारी की और ये उनका 6वां संस्करण था दोस्तों। ठीक है, यह रिपोर्ट परसेप्शन बेस है और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है इन दोनों संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, यह रिपोर्ट 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों में, 4 प्रमुख पिलर्स के अंतर्गत इसको क्लासीफाई किया गया दोस्तों। क्या है, अगर देखा जाए तो 2024 में सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक को 4थे स्तंभ के रूप में पहली बार शामिल किया गया। ये याद रखना, पूछ सकते हैं कि भाई लीड्स जो रिपोर्ट है उसमें सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी लॉजिस्टिक को कौन से स्तंभ के रूप में, तो 4थे स्तंभ के रूप में पहली बार शामिल किया गया। अब लीड्स की रिपोर्ट की माने तो उनमें कुछ ग्रेडिंग दी गई है कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। जो स्थल रोध यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया दोस्तों, उत्तराखंड को भी अचीवर्स हैं। वहीं फास्ट मूवर्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हिमाचल, ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं दोस्तों। एस्पायर्स की श्रेणी में रखा गया छत्तीसगढ़ और झारखंड को। कोस्टल राज्य देखे जाए तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक हैं। फास्ट मूवर्स में है गोवा, आंध्र प्रदेश, ये अचीवर्स में है। ये पश्चिम बंगाल और केरला है एस्पायर्स की श्रेणी में दोस्तों। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में देखोगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अचीवर्स है मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और दिल्ली हैं दोस्तों। तो बाकी का डेटा भी आप चाहो तो देख सकते हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है भाषणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य बन गया। अब भाषणी क्या है दोस्तों, भाषणी दोस्तों अनुवाद एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है और भाषणी जो है उनका एक डिजिटल इंडिया मिशन का भाग है। जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की घोषणा की गई है उसके अंदर भाषणी एक क्या है, ऐप है, एक पोर्टल है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं
स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं को उन तक पहुंच बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, याद रखना, भाषणी को जो है किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2021-22 में, ये भी डेट याद रखना। और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन यानी कि नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषणी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भाषणी। और मोदी जी ने भाषणी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग यानी कि डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन भाषणी की गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन कर रहा है दोस्तों। तो कौन कर रहा है? DIVD, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन दोस्तों। इसके कुछ और भी फैक्ट्स देखते हैं। जनवरी 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक समझौता यानी कि MOU साइन किया। यानी भाषणी के साथ समझौता मतलब कि त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य बन गया पहला, नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया जिसने भाषणी के साथ MOU साइन किया दोस्तों। और ये साथ ही देश का 8वां ऐसा राज्य बना जिसने भाषणी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। भाषणी एक्चुअल में है क्या? भाषणी दोस्तों भाषास इंटरफेस फॉर इंडिया भारत का AI संचालित मिशन है एक तरीके का, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। वैसा ही महाकुंभ में भाषणी का क्या उपयोग हुआ? जनवरी से फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भाषाई पृष्ठभूमि से करोड़ों लोगों का आगमन हुआ। ठीक है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भाषणी का उपयोग किया गया। भाषणी ने अपने उन्नत बहुभाषी, क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज इफिशियंसी रखता है, उसके माध्यम से महाकुंभ के दौरान घोषणाओं, कार्यक्रम की समय सारणी और सुरक्षा दिशा के निर्देश देते हुए 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान की। अभी पूछ ले तो कितनी भारतीय भाषाओं में इसने अनुवाद किया? ये किया 11 भारतीय भाषाओं में दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, आप मिस नहीं कर सकते। अब आते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पे। क्या है? देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर एक रिपोर्ट बनाते हैं दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं? ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारत में पहली बार जो है वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 1987 में तैयार की गई थी दोस्तों। उसी श्रृंखला में ये भारत की 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, जो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसके आंकड़े जारी किए, जो कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है। ISFR 2023 के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए ISFR 2023 के अनुसार कुल वनावरण जो है, टोटल फॉरेस्ट जो है वो कितना है? 71.53 मिलियन हेक्टेयर दोस्तों, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। कितना? 21.76% बनता है। अगर देखा जाए तो वनावरण एवं वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? ये 82.74 मिलियन हेक्टेयर है, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% बनता है दोस्तों। एक क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि 33.33% यानी कि 1/3 जो प्रतिशत है वो वन तथा वृक्षावरण का होना चाहिए, ये आवश्यक है। ये किस राष्ट्रीय वन नीति में बोला गया? तो ये राष्ट्रीय वन नीति थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, कि देश का 1/3 या 33.33% पहाड़ी क्षेत्रों में ये 2/3 था, यानी कि 66.67% वन तथा वृक्षावरण होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। अगर तुलना करें 2021 के साथ, कि ISFR 2021 की तुलना में 23 में राष्ट्र स्तर पर 156.41 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है। कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है? 156.41 वर्ग किलोमीटर। वहीं ट्री कवर की बात करें तो ये 11.20 मिलियन हेक्टेयर पे है, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% यानी कि 3.41% बनता है। वहीं पहाड़ी जिलों में वनावरण दोस्तों 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 से कंपेरिजन करना, ये याद रखना। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखा जाए तो ये 1/4 का योगदान करते हैं, और आकलन किया जाए तो 327.30 वर्ग किलोमीटर वन आवरण में फॉरेस्ट एरिया में कमी दर्ज की गई है। तो भाई पूछ सकते हैं कहाँ कमी दर्ज की गई है? तो ये की गई है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में दोस्तों। ठीक है। वहीं मैंग्रोव आवरण की बात करें 2021 के कंपेरिजन में तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी यहाँ भी देखी गई है। ठीक है दोस्तों। अब ISFR 2023 में 17 राज्य या संघीय क्षेत्रों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वनाच्छादित है, जबकि इनमें से 8 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनका भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है दोस्तों। वर्तमान आकलन के अनुसार 19 राज्य और संघीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। वहीं झाड़ियों का परसेंटेज देखा जाए तो ये 1.33% है दोस्तों।
ठीक है। पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण कितना है, ये इतना 2,83,713 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 2021 के आकलन की तुलना में ये 234.14 वर्ग किलोमीटर बड़ा है दोस्तों। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाए तो ये 8 राज्यों में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.98% भूभाग है, जबकि इनमें देश के कुल वनावरण का लगभग 1/4 भाग स्थित है। वन आवरण का करीब 25% वन आच्छादित है यहाँ पर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में दोस्तों। ठीक है, तो ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है ISFR के, मिस मत कीजिएगा, अलग से भी चाहेंगे तो वीडियो बना देंगे इसमें। नेक्स्ट है कि ISFR 2023 के अनुसार कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देखा जाए, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर। ISFR 21 की तुलना में ये 327.30 वर्ग किलोमीटर कम है। ठीक है, कितना कम है 327.30 वर्ग किलोमीटर। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र यानी कि रिकॉर्डेड वन एरिया, फॉरेस्ट एरिया कितना है, किसमें नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 1 पे है क्या है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे उड़ीसा, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। जबकि न्यूनतम अगर देखा जाए दोस्तों तो यह गोवा, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा। राज्यों या संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक रिकॉर्डेड वन है अंडमान निकोबार में, उसके बाद सिक्किम में, उसके बाद मणिपुर, उत्तराखंड और हिमाचल, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य फॉरेस्ट एरिया में। नंबर 1 पे है मिजोरम, जहाँ सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि देखी गई है 241.73 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है गुजरात, मिजोरम के बाद आता है गुजरात, जहाँ पे 180.07 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। नंबर 3 पे आता है उड़ीसा, जहाँ पे 151.89 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरला है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, जहाँ पर वृद्धि देखी गई है दोस्तों। अंतिम 5 राज्य जहाँ पर कमी देखी गई है वनावरण में, मध्य प्रदेश 371.54, सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर हुई है कमी, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 138.66, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 राज्य जहाँ पर कमी देखी गई है। सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो कौन से, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, कौन सा है मध्य प्रदेश, जहाँ 77,073.44 वर्ग किलोमीटर वनावरण है दोस्तों। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 65,881। नंबर 3 छत्तीसगढ़ 55,000 के आसपास। नंबर 4 उड़ीसा 52,000। महाराष्ट्र है 50,858। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में ये क्या है 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हैं जिनमें वनावरण सबसे ज़्यादा है। और प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए, परसेंटेज वाइज देखा जाए कि परसेंटेज की दृष्टि से क्या है, सो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है जो 85.34%। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश 78.67%। नंबर 3 पे मेघालय 75.65%। नंबर 4 पे मणिपुर 74.28% और नंबर 5 पे नागालैंड 73.72%। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य परसेंटेज में है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। देखो नंबर 1 पे वहाँ, एक मिनट ज़्यादा में क्षेत्रफल में देखा जाए तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है और यहाँ मिजोरम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ मेघालय, उड़ीसा और महाराष्ट्र। थोड़ा चेंज है, अरुणाचल एज इट इज है दोस्तों, बाकी का चेंज है दोस्तों। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, क्या जहाँ ट्री कवर है 3 राज्य। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत यानी कि ट्री कवर की बात हो रही है, ट्री कवर वो फॉरेस्ट एरिया था। नंबर 1 केरल, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 छत्तीसगढ़। केरल में 7.48, 6.96% गोवा में, छत्तीसगढ़ में 4.84% दोस्तों। अब टोटल देखा जाए वृक्षावरण एवं वनावरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 85,723। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश 67,083 और महाराष्ट्र में है 65,383। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्या है टोटल वृक्षावरण एवं वनावरण में एरिया वाइज नंबर 3, 1 2 3। नेक्स्ट है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम है 88.03, वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों की बात हो रही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 80.1 और उसके बाद नंबर 3 पर मेघालय 78.86, मतलब तीनों हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष 4 राज्य जहाँ पर वनावरण एवं वृक्षावरण हुई है दोस्तों 2021 की तुलना में, जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ISFR 2021 की तुलना में जो 2023 में वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ऐसा 4 राज्य कौन से, तो सबसे ज़्यादा हुई है छत्तीसगढ़ में 683.62। उसके बाद हुई है उत्तर प्रदेश में, याद रखना 559.19। उसके बाद उड़ीसा में 558.57 और उसके बाद राजस्थान में 394.46
वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये क्या है, 4 राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि कंपैरेटिवली 2021 के हिसाब से देखी गई है दोस्तों। अब आते हैं मैंग्रोव आवरण, ये आता है दोस्तों, ये 12 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ये पड़ते हैं आपके मैंग्रोव, और इनका टोटल क्षेत्रफल है सारे राज्यों और संघों में 4991.68 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 की तुलना में ये कम हो गया है 7.43 वर्ग किलोमीटर। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो मैंग्रोव कितना है, 0.15% बनता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अति सघन मैंग्रोव है, कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 29.33%, और उसके बाद मध्य सघन मैंग्रोव है 30.07%, उसके बाद खुले मैंग्रोव हैं 40.60%। अगर टोटल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा जाए तो खुले वन सबसे ज़्यादा हैं, कितने, 40.60%, उसके बाद है मध्यम सघन वन, वो कितने हैं, 29.33%, उसके बाद है अति सघन मैंग्रोव जो कितने हैं, 29.33, मध्यम सघन वन है 30.07 दोस्तों। ठीक है, भारत में सर्वाधिक आच्छादित 4 राज्य एवं संघीय क्षेत्र की बात हुई है, तो नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है कितना, 2119.6 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है नंबर 2 पे गुजरात, 1164.06। नंबर 3 पे है अंडमान एंड निकोबार, जिसमें कितना 608.29 वर्ग किलोमीटर, और नंबर 4 पे है आपका आंध्र प्रदेश, जिसमें है 421.43 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा पूछा जाता है। नंबर 1 पे हो गया वेस्ट बंगाल दोस्तों, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले दोस्तों, नंबर 1 पे है दक्षिणी 24 परगना, ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में। नंबर 2 पे है कच्छ, क्या है, कच्छ कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में। और नंबर 3 पे है उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और नंबर 4 पे है केंद्रपाड़ा का, उड़ीसा का केंद्रपाड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा ये 4 मोस्ट मैंग्रोव वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव आवरण देखा जाए तो दक्षिणी 24 परगना में है करीब 41.85%, और विश्व में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो मैंग्रोव का जो क्षेत्र है एशिया में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एशिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों। बाकी का और देखना चाहो तो देख सकते हो। ISFR 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धिमान स्टॉक में 262.32 मिलियन घन मीटर की वृद्धि की है, यानी कि परसेंटेज में ये 4.25% बनता है दोस्तों। ठीक है, वहीं वृद्धिमान जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और वहीं TOF ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में स्टॉक, वृद्धिमान स्टॉक दोस्तों। ठीक है, वहीं 2021 के ISFR में देखें तो कार्बन स्टॉक 72.04 मिलियन टन के स्तर पर था, जो 2023 में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि के साथ 85.5 मिलियन टन हो गया, यानी कि 7,285.5 मिलियन टन हो गया है दोस्तों। राज्यों के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है करीब 1021 मिलियन टन, वहीं मध्य प्रदेश में नंबर 2 608 मिलियन टन, और छत्तीसगढ़ में 505 मिलियन टन। तो कार्बन स्टॉक में पूछे तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1 पर, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आपका छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थिति, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 17,435 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके खुद के भौगोलिक यानी उत्तर प्रदेश के खुद के जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 7.24% है, और भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। अगर रिकॉर्डेड जो वन है वो 66.37% आरक्षित वन है, इसमें 1.89% संरक्षित हैं, और 31.74% अवर्गीकृत वन हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके। ठीक है, अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान आंकड़े लिए गए, जहाँ पे कुल वनावरण जो है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया, जो राज्य का यानी कि यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनता है 6.24%। ठीक है, तो 2,688.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यहाँ पे अति सघन है, और उसके बाद 1.12% अति सघन, 1.66% मध्यम सघन, और क्षेत्र है खुले वन वाला 3.46%। तो टोटल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खुले वन है 3.46%, नंबर 2 पे है मध्यम सघन वन 1.66%, और नंबर 3 पे है अति सघन वन दोस्तों। ठीक है, 2021 के आंकड़ों की माने तो राज्य में वनावरण जो है 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया की स्थिति, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं, नंबर 1 पे सोनभद्र, नंबर 2 पे लखीमपुर खीरी, नंबर 3 पे मिर्जापुर। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर ये क्या है, सबसे ज़्यादा वन आवरण फॉरेस्ट एरिया वाले जिले हैं। और न्यूनतम एरिया वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम एरिया वाले हैं भदोही, संतनगर, नंबर 1 पे है भदोही, संत कबीर नगर, रविदास नगर, मऊ और संभल। ये क्या है दोस्तों,
ये सबसे कम यानी न्यूनतम वन आवरण वाले जिले हैं भदोही, मऊ और संभल। और सबसे ज़्यादा सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर दोस्तों। वहीं सर्वाधिक वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया में परसेंटेज में जिले दोस्तों, नंबर 1 पे सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती 2-3 पर है। तो सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती नंबर 1, 2, 3। सबसे कम परसेंटेज वाले संभल, भदोही, संत रविदास नगर और मैनपुरी दोस्तों। ठीक है। उत्तर प्रदेश कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। ठीक है। इस प्रकार अगर देखा जाए वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के तो ये हो गया 9.96%, यानी कि 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। और टोटल परसेंटेज हो गया इसका 9.96%, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि, ये आप डेटा चाहो तो पढ़ना, इज वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा है। कहाँ क्या हुआ तो खोज की गई है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के शिवगलाई में, ये याद रखना। और लेखन किराजन और आर शिवनाथन में इसका उल्लेख है। रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किया गया है, जिसने जो तमिलनाडु में लौह उपयोग हुआ है उसकी शुरुआत 3,345 ईसा पूर्व बताई थी दोस्तों। वहीं खोज दर्शाती है कि 5,300 ईसा वर्ष पूर्व में तमिलनाडु लौह का उपयोग अग्रणी तरीके से कर रहा था दोस्तों। ठीक है। तो ये डेटा था तमिलनाडु से रिलेटेड। अब आते हैं सोनमर्ग सुरंग की उद्घाटन पे। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। ये जो है श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है सोनमर्ग। ये जो तीनों स्थल हैं वर्ष भर पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। और वहीं सोनमर्ग के NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन लैंडस्लाइड्स देखे जाते हैं। तो ये रास्ता 4 महीने तक बंद रहता है, इसलिए ये टूरिस्ट गतिविधियों का केंद्र नहीं रह पाता। इस क्षेत्र में सोनमर्ग में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड परियोजना, जेड मोरे प्रोजेक्ट को आरंभ किया गया दोस्तों। क्या है ये? 13 जनवरी 2025 को मोदी जी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। और कब किया? 13 जनवरी 2025 को दोस्तों। ठीक है। इस सुरंग का पुनर्नामकरण सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया है। उल्लेखनीय यह है कि जेड मोड सुरंग का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के जेड के आकार के साथ है, जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया। जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर के गांदरबाल जिले में स्थित है। पूछ सकते हैं कि भाई ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के गांदरबाल जिले में ये जेड मोड सुरंग स्थित है दोस्तों। इस परियोजना की कुल लंबाई है 12 किलोमीटर, याद रखना। इसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। और 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्मित की जा रही है। इस परियोजना में 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग है। वहीं 6.412 किलोमीटर एक इसके समानांतर निकास सुरंग, पैरेलल एस्केप टनल, यानी कि वहाँ से निकल सकें, इसलिए ये पैरेलल एस्केप टनल भी बनाई है दोस्तों। यह 2 लेन और द्विदिशात्मक सड़क है कि बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, जो गांधरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है दोस्तों। कहाँ पर? गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है दोस्तों। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। कहाँ पे? लेह के रास्ते होते हुए श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच में ये जो जेड मोरी सुरंग है दोस्तों, इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं हम, अब बात करते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की दोस्तों। ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अधीन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को ये काम सौंपा गया दोस्तों। तो 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। और इसका शिलान्यास दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका शिलान्यास किया गया, वाट एवर जो भी यार पढ़ लेना आप। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है ये दोस्तों, नेशनल प्रोग्राम है दोस्तों, नेशनल। ठीक है। इसके तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली ये परियोजना है। फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है दोस्तों। आपको ज्ञात हो कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर मोदी जी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय MOU साइन किया था दोस्तों। MOU साइन किया था। क्या किया था? साइन किया था 22 मार्च 2021 को, ये डेट याद रखना। और ये देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़े परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना दोस्तों। इस परियोजना के तहत छतरपुर जिला जो मध्य प्रदेश में है, उसमें स्थित दोदन गांव, उसमें केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, याद रखना। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, उन्होंने विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी दोस्तों। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष प्रयोजन वाहन की भी स्थापना की जाएगी दोस्तों। अब केन बेतवा लिंक परियोजना की लागत है 44,605 करोड़ रुपये दोस्तों, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है।
आगे आगे जैसे भी कीमतें बढ़ेंगी या जो भी है वो चेंज भी हो सकती है। यह परियोजना जल की कमी से जूझते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भी बहुत उपयोगी है दोस्तों। इसमें लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा और शिवपुरी एवं रायसेन है दोस्तों। ठीक है, अब केन और बेतवा नदी की बात करते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी है, इंटर स्टेट रिवर है। इसका जो ओरिजिन है कटनी जिला मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ पर? अहिरगवां गांव से। इसकी कुल लंबाई केन की है 427 किलोमीटर, जिसमें से ये 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। ये स्टैटिक डेटा भी पूछा जा सकता है। और ये बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से स्थित चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है केन नदी दोस्तों। कहाँ पर? बांदा जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है बांदा जिला, वहाँ के चिल्ला गाँव में यमुना से मिल जाती है। इस नदी पर राहने जलप्रपात भी है। पूछा जाए तो राहने जलप्रपात किस पे है? केन नदी पर। एवं केन घड़ियाल सेंचुरी भी दो प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र हैं इस पर। कौन सी? केन नदी पर। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो बेतवा नदी पर राजघाट, परिच्छा और माता टीला बांध निर्मित किए गए दोस्तों। कौन कौन से? राजघाट, परिच्छा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर ही हैं दोस्तों। वहीं एक और नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। क्या है? ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। ये भी 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में एक नवरत्न कंपनी है, इसका नाम है SJVN लिमिटेड। इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया गया। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। इसकी क्षमता है 90 मेगावाट और यह मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। उल्लेखनीय यह है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है दोस्तों। इस पार्क की कुल क्षमता है 600 मेगावाट। ये डेटा, फैक्चुअल डेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कांगो संवर्धन योजना वगैरह का दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं अब जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना दोस्तों। ये क्या है? वर्तमान में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। वर्तमान में जो देखा जाए तो जो लॉजिस्टिक लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा असंतुलित है दोस्तों। बहुत ज़्यादा असंतुलित है क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो माल परिवहन होता है, वो सबसे ज़्यादा सड़कों के द्वारा एवं रेल नेटवर्क के द्वारा होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो माल ट्रांसपोर्ट होता है वो सड़कों और रेल नेटवर्क के द्वारा होता है दोस्तों। इसलिए भारत में समग्र माल ढुलाई में जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसकी हिस्सेदारी मात्र 2% है। क्वेश्चन सब ऑप्शंस में बन सकता है कि भाई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो इट इज़ 2% दोस्तों। अंतर्देशीय जल परिवहन में सिर्फ 2% की हिस्सेदारी है, बाकी का रेल नेटवर्क और सड़कों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है दोस्तों। वहीं कुछ और फैक्ट्स पे बात करते हैं कि 15 दिसंबर 2024 को, ये दिसंबर 2024 का आंकड़ा है, पोत पत्तन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक एक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना, दैट इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवे कार्गो प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया। कब किया? 15 दिसंबर 2024 को दोस्तों। ये योजना का क्या है पर्पज? इसका पर्पज है, इसका उद्देश्य है जल मार्गों के माध्यम से कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना। जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विस वगैरह है, गुड्स हैं, जो भी सामान है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जल मार्गों के माध्यम से दोस्तों। इसलिए कि रेल और सड़क मार्ग पर थोड़ा सा बोझ को कम किया जाए दोस्तों। ठीक है, अब कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ये मेंस में भी शायद क्वेश्चन आया है इस बात को लेके, इनलैंड वाटरवे को लेके। थोड़ा डिटेलिंग में इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1, वो गंगा नदी पर है दोस्तों। हमारी जो गंगा मैया है उनके ऊपर है पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 1। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, 2 हो गए आपके, एक गंगा नदी पर, दूसरा ब्रह्मपुत्र। और तीसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है आपका दोस्तों नेशनल वाटरवे 16 बराक नदी पर दोस्तों। किस पर है? बराक, जो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। तो इनके माध्यम से जो लंबी दूरी के कार्गो है उनको क्या है, ट्रांसपोर्ट को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए सर्बानंद सोनोवाल जी ने 15 दिसंबर 2024 को ये योजना लॉन्च की दोस्तों। ठीक है, कुछ और फायदे हैं। जो कार्गो मालिक हैं उनके द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 35% तक इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा दोस्तों। 35% तक उन्हें प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव प्रदान कराया गया, क्योंकि भैया आप जलमार्ग से अपना सामान भेज रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं यानी कि शेड्यूल्ड सर्विस की शुरुआत करने का भी प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, वहीं देखा जाए तो 15 दिसंबर 2024 को GRJT जो कि कोलकाता में है,
वहाँ से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने GRJT कहाँ पर, ये पूछ सकते हैं, ये आपका कोलकाता में। वहाँ से MVAI और MV होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को, जो कार्गो शिप हैं, उनको रवाना किया दोस्तों। ये पोत्स के नाम भी पूछ सकते हैं, ये क्या है, मालवाहक पोत, MVAI, MV होमी भाभा, MV त्रिशूल दोस्तों। ठीक है, तो यह हो गया आपका कार्गो शिपमेंट दोस्तों, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया दोस्तों। कौन, मसाली। ये कहाँ है मसाली दोस्तों? मोदी जी ने गुजरात का जो दौरा किया 9 से 11 अक्टूबर 2022 में, 22 की ये न्यूज़ है, 9 से 11 अक्टूबर 2022 में गुजरात गए मोदी जी। उसके दौरान उन्होंने मढौरा को, जो मढौरा है वहाँ का, उसको भारत का पहला 24 घंटे यानी कि 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित, यानी कि सोलर पावर से संचालित गांव डिक्लेयर किया था दोस्तों। तो पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बना? मोढेरा, जो 24/7 सोलर एनर्जी पर, सोलर पावर पर चलता है दोस्तों। वहीं दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, इंडिया का पहला सीमावर्ती सौर गांव, मतलब इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज घोषित किया गया दोस्तों। ये गुजरात के बनासकांठा जिले में सुईगाम तालुका में स्थित है दोस्तों। और ये जो गांव है मसाली, इसको PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव डिक्लेयर किया गया है दोस्तों। किसके तहत? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना फरवरी 2024 में, शायद 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है दोस्तों। कौन सा? दूसरा सौर गांव बन चुका है मसाली मोढेरा के बाद। पहला कौन सा था? मोढेरा, और दूसरा बन गया आपका मसाली दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, यानी कि संविधान भारत का सबसे ज़्यादा सुप्रीम लॉ है। यह एक लिखित दस्तावेज है दोस्तों। ठीक है, जो सरकार एवं उसके संगठनों को मौलिक बुनियादी संहिता, यानी कि जो फंडामेंटल बेसिक कोड्स हैं, उसकी स्ट्रक्चरल प्रोसेस हैं, उसकी पावर, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में, नागरिकों की राइट्स के बारे में ये जानकारी देता है दोस्तों। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया था, हमारे संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया दोस्तों। संविधान की वो अंगीकृत करते समय, मतलब एडॉप्ट करते समय दोस्तों, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय जब संविधान को एडॉप्ट किया। हिंदी के कुछ वर्ड होते हैं जहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी दोस्तों। और ये हमारा अब तक का लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया दोस्तों। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने, और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। हमारा संविधान ना तो प्रिंटेड है, ना टाइप्ड है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलिखित है, यानी कि वो हाथ से लिखा हुआ और कैलीग्राफ्ड है दोस्तों। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं। 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, जो इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र प्रभार है, अर्जुन राम मेघवाल जी, और लोकसभा अध्यक्ष मिस्टर ओम बिरला जी, इनके द्वारा भारत का पहला संविधान संग्रहालय, यानी कि इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। पूछ सकते हैं, तो इसमें यह भी ऑप्शन आ सकता है कि क्या इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन प्रेसिडेंट साहब ने किया? नहीं दोस्तों, ये जो विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ पर हुआ? ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। कहाँ पर? वेयर? तो ये हुआ OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत में दोस्तों। ये हमारा क्या है? म्यूजियम खुल गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इस संग्रहालय एवं अकादमियों में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किसने किया? अंज चिताबी नायर, जो सेंटर फॉर म्यूजियम्स की प्रमुख द्वारा किया गया दोस्तों। क्या नाम है? अंज चिताबी नायर। अब आते हैं नेक्स्ट, संविद क्या है दोस्तों? संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। ये क्वेश्चन बन सकता है। 23 नवंबर 2024 को भारत का जो प्रथम संविधान संग्रहालय है, जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में खोला गया है, उसके इनॉग्रेशन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड, यानी कि इंडिया का फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण किया गया, इसको अनवेल किया गया दोस्तों, जिसका नाम क्या है? संविद। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया? संविधान से ही ये प्रेरित है, संविद दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भैया संविद क्या है, तो ये संविधान से रिलेटेड क्या है?
एक टूर गाइड है और ये रोबो है दोस्तों, रोबोट है दोस्तों। अब भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें क्या है, 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान यानी कि संविधान के एडॉप्शन की 75वीं वर्षगांठ थी। क्वेश्चन दे देगा क्या भैया 26 नवंबर 2025 को भारत के संविधान के एडॉप्शन की 75वीं? नहीं जी, 2025 में इसकी 76वीं वर्षगांठ होगी। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण यानी एडॉप्शन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोहों की शुरुआत की और यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किए गए दोस्तों। वहीं राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 26 नवंबर, तो ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत ये आयोजित किया जाएगा। वहीं मुर्मू जी ने 26 नवंबर 2024 जो है, जो हमारा संविधान सदन था दोस्तों, जिसे पुराना संसद भवन है, उसके केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले जो समारोह हैं उनका भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन भी किया गया। पूछ सकते हैं कि भैया जो 75वीं वर्षगांठ थी तो वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज में संविधान का विमोचन हुआ? तो संस्कृत और मैथिली। 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया दोस्तों। कब? 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया दोस्तों। इस संविधान दिवस का मुख्य विषय था, यानी कि थीम थी हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान दोस्तों। हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान, और 10वां संविधान दिवस मनाया गया। ये पूछ सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई 9वां संविधान था या 10वां था या 12वां था, तो ये 10वां संविधान दिवस था दोस्तों। ठीक है, अब आ गया झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, उसकी बात निकालते हैं। झारखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ 5 जनवरी 2025 को। महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ 26 नवंबर 2024 को। और भारत के निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और नई विधानसभाओं के गठन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी दोस्तों। अब झारखंड में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिनमें 9 SC और 28 सीटें ST के लिए हैं दोस्तों। किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। ठीक है, ये 28 जो है ST के उम्मीदवार के लिए आरक्षित और 9 SC वालों के लिए। 28 जो विधानसभा में 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए दोस्तों। कुल 43 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हेतु 13 नवंबर को और बाकी के 20 नवंबर को। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है क्योंकि इतना नहीं पूछते हैं। तो झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार जो मौजूदा सरकार थी दोस्तों, उसने वापसी की, पुनः वापसी की सत्ता में आने में दोस्तों। ये क्या नाम है इस पार्टी का? झारखंड मुक्ति मोर्चा, दैट इज कॉल्ड JMM। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया जो है, इंडिया मतलब इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, उस गुट के 2/3 बहुमत हासिल किया गया दोस्तों। इंडिया गुट कुल 56 सीटें जीतने में सफल रहा और 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट हो गया झारखंड में। झारखंड में सीटें कितनी हैं? 81, याद रखना। बाकी का और डेटा देखना चाहो तो आप देख लेना। अब आते हैं महाराष्ट्र चुनाव पे। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं 288 दोस्तों, जिसमें से 29 सीटें आरक्षित हैं SC के लिए और 25 सीटें आरक्षित हैं ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दोस्तों। ठीक है, और 288 विधानसभा में एक ही चरण में चुनाव हुआ 20 नवंबर 2024 को दोस्तों। और ये जो है महायुति गठबंधन ने 235 सीटें जीती और इसी के साथ सबसे ज़्यादा सरकार बनाई BJP ने। और सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र सरकार है उस पर शुरू किया गया मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसका महत्वपूर्ण घटक साबित हुई ये वाली योजना दोस्तों। और इस योजना में 21 से 65 वर्ष के जो आयु के लोग हैं, आयु की जो महिलाएं हैं, उनको 1500 रुपये प्रति माह और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ये योजना एक तुर्प का इक्का हासिल हुई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को बनाने के लिए दोस्तों। तो उसी हिसाब से जो BJP के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद का 5 दिसंबर को पदभार ग्रहण किया और साथ ही जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अजीत अनंत राव पवार हैं, उन दोनों को मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए बना दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 25 जो है ST और 29 SC के लिए हैं। बाकी के आंकड़े आप चाहो तो खुद से चेक करना, चाहो ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अब आते हैं नेचुरल फार्मिंग की खेती मिशन क्या था। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक खेती मतलब नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार की रसायन युक्त खेती है, यानी कि केमिकल फ्री फार्मिंग है, जो देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और यह ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन। प्राकृतिक खेती मिशन जो है नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को प्रतिपादित किया गया दोस्तों। बात करें तो 25 नवंबर 2024 को दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। कब?
25 नवंबर 2024 में, 25 नवंबर 2024 का मामला है दोस्तों, ठीक है। 25 नवंबर 2024, एक मिनट, 2024। यह एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना है और यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई दोस्तों। किसके? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका जो टोटल आउटले है, कुल परव्यय है, जो खर्चा है वो 2481 करोड़ रुपये है। और 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो 2025 से 26 तक होगा दोस्तों। ये जो इसका आउटले है 15वें वित्त आयोग की अवधि जो 2025 से 26 तक है, इस योजना का टोटल आउटले है। अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती को अपनाने की इच्छा रखने वाले पंचायतों का जो एक समूह है, 15,000 समूह है, उसमें लागू किया जाएगा, 15,000 ग्राम पंचायतों में। इस पहल का उद्देश्य देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुँचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है दोस्तों, ठीक है। साथ ही 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, जिन्हें बोलते हैं बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, भी स्थापित की जाएगी दोस्तों। किसान इन केंद्रों से उपयोग के लिए तैयार जैव इनपुट्स आसानी से प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। इस मिशन के तहत लगभग 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए जा रहे हैं दोस्तों। कितने? 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोग सीख सकें दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन 2.0, उसको मंजूरी मिल गई है। अटल इनोवेशन मिशन को भारत सरकार के नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमता यानी कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना है। और अटल मिशन का जो पहल है दोस्तों 2016 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 2016 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 25 नवंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की और इस मिशन को विस्तार करके इसका कार्य क्षेत्र और 2750 करोड़ रुपए के आवंटन बजट के साथ मंजूरी दी गई। और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 31 मार्च 2028 तक निर्धारित कर दिया दोस्तों, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 निम्न 3 तरीकों से भारत के नवाचार और जो एंटरप्रेन्योरशिप पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको सुदृढ़ बनाएगा, मजबूती प्रदान करेगा। नंबर 1, इनपुट बढ़ाकर, अर्थात अधिक जो नव प्रवर्तकों को और उद्यमियों को शामिल करके, जो नए इनोवेटर हैं और नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको शामिल करके इनपुट बढ़ाकर दोस्तों। दूसरा है सफलता दर, यानी कि सफलता दर में सुधार करके, यानी कि अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करके। तीसरा है आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, अर्थात बेहतर नौकरियों, उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पन्न करके दोस्तों। ये जो इनोवेशन मिशन 2.0 है, इसके माध्यम से ये सब किया जाएगा दोस्तों। 3 प्रोग्राम हैं जो इसमें सफलता हासिल करने में पूरा सहयोग करेंगे और इसके तहत कई कार्यक्रम हैं, उनको शुरू किया जाएगा। कौन कौन से हैं? नंबर 1, LIPI, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। ये 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करेगा। इसका उद्देश्य अंग्रेजी ना बोलने वाले इनोवेटर्स और जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो निवेशक हैं, उनके सामने आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को कम करेंगे ये। साथ ही क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 जो नवाचार केंद्र हैं, यानी कि वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। कितने? 30 दोस्तों, ठीक है। दूसरा फ्रंटियर कार्यक्रम है। फ्रंटियर कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे आकांक्षी जिलों और जो ब्लॉक हैं, उनके नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। वहीं 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह मिशन मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवरों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा। इसके तहत ऐसे 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे दोस्तों। डीप टेक रिएक्टर भी स्टार्ट किया जाएगा। इस अनुसंधान में डीप टेक स्टार्टअप्स के व्यवसायीकरण यानी कि कॉमर्शलाइजेशन के तरीकों का परीक्षण करने हेतु एक शोध सैंडबॉक्स, रिसर्च सैंडबॉक्स तैयार करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखना चाहो और भी देख सकते हो। डीप टेक्नोलॉजी उन नवाचारों को संदर्भित करती है जो उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं दोस्तों, ठीक है। डीप टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या है? उन्नत जो वैज्ञानिक हैं एवं तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं, उनको डीप टेक्नोलॉजी बोला जाता है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट है अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स का उद्देश्य आउटपुट यानी कि नौकरियां, उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी योजना है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 से रिलेटेड दोस्तों। और इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम भी शामिल हैं। नंबर 1, औद्योगिक त्वरित कार्यक्रम, इंडस्ट्रियल एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। दूसरा है ASIL, अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड दोस्तों, ठीक है। ये अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में शामिल 2 प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं PM विद्यालक्ष्मी योजना। ये केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य है सुनिश्चित करना है कि जो छात्र केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो गरीबी से हैं,
गरीबी के कारण वंचित हो जाते हैं, उनके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के रूप में यह योजना शुरू की है दोस्तों। उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक छत्र योजना यानी कि एक अमृला स्कीम के तहत संचालित की जाएगी दोस्तों। इसका उल्लेखनीय है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 2019-20 में लगभग 27% से बढ़कर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों। ठीक है, तो 6 नवंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। यह नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या है? जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक बाधाओं के कारण जो भारत के युवा हैं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से जो वंचित हैं, यानी कि जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उनके लिए दोस्तों यह जो योजना है उन छात्रों को बिना जमानत और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा दोस्तों। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा और यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को भी कवर करेगा, ये याद रखना। ठीक है, यह योजना एक सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी दोस्तों। ठीक है, और पूरी तरह से ये डिजिटल होगी, आप देख सकते हो। और इसमें पढ़ना चाहते हो कि NIRF इंडिया रैंकिंग में उसके द्वारा जो शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थान में प्रेस पर ही लागू होगी, जो NIRF इंडिया रैंकिंग में निर्धारित है दोस्तों। ठीक है, ये सब पूरा डेटा चाहो तो पढ़ना, बाकी वो ऊपर वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं, यह योजना 860 पात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान है उनमें आरंभ होगी। करीब 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत दोस्तों 7.5 लाख रुपए तक का ऋण और उसके लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी दोस्तों। ठीक है, ये था पूरा इसका आंकड़ा इस योजना से रिलेटेड दोस्तों। प्रतिवर्ष ये भी है कुछ और आंकड़े। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना यानी कि जो PMUSP है उसकी योजना के 2 घटक योजनाओं में यथावत शामिल है। नंबर 1 CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, दूसरा है CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। ठीक है, ये दोनों योजनाएं प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के रूप में चलेंगी दोस्तों। केंद्र सरकार की कुछ और अन्य प्रमुख योजनाएं हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि PM श्री, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, इसको 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, स्वीकृत किया गया। इसका जो एम है संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाना है दोस्तों। ठीक है, और इसकी कार्यान्वयन है 2022 से 27। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा योजना, ये एकीकृत योजना है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। संशोधित समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन 5 वर्ष का है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक दोस्तों। अब है उल्लास, ये उल्लास के थ्रू यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उल्लास के थ्रू है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, लेकिन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी ये लोकप्रिय है। केंद्र प्रायोजित योजना है, विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। क्या नाम है इसका? उल्लास, और इसकी अवधि है 2022 से 27 दोस्तों। नेक्स्ट है निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये योजना निपुण भारत जो है 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया दोस्तों। प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर यह योजना केंद्रित है और इसका लक्ष्य है 2026 से 27 तक। नेक्स्ट आती है निष्ठा, इसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या है? निष्ठा दोस्तों। 21 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया। 22 लाख प्रारंभिक शिक्षकों यानी कि जो एलिमेंट्री टीचर और जो स्कूल हेड्स हैं उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। लेकिन निष्ठा योजना स्कूल जो हेड है और जो टीचर्स हैं उनका हॉलिस्टिक यानी कि ओवरऑल एडवांसमेंट करने पे रिलेटेड है दोस्तों। और निष्ठा ऑनलाइन 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित निष्ठा 3.0 7 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है दोस्तों। अब आते हैं नमो ड्रोन दीदी। ये क्या है? भारतीय उर्वरकों, ठीक है दोस्तों, भारतीय उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा देश इंडिया, ठीक है। लेकिन कुछ प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे गैस है, फास्फेटिक पोटास है, इन सबको अपर्याप्त उपलब्धता नहीं है हमारे यहाँ, तो हम क्या करते हैं दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसलिए हम दूसरे सबसे बड़े आयातक हैं। क्या है? इम्पोर्टर हैं दोस्तों, ठीक है, गैस, फास्फेटिक और पोटास को दोस्तों। अब आते हैं उर्वरकों के आयात पर। यह भी एक फैक्चुअल है। इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों को रेनोवेट किया दोस्तों, ठीक है।
तो केंद्र सरकार ने जो बंद पड़ी इकाइयाँ उनको भैया बोला कि पूरी ताकत लगा दो, इनको नया बना दो। इसके लिए केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों यानी कि जो अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के विकास के लिए भी स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया। जैसे कि अभी नए तरीके से देखा होगा, तरल नैनो उर्वरक आया है, लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का विकास हुआ दोस्तों। यानी कि एक डब्बी होती है छोटी सी, उसको पानी में डालो और उसका छिड़काव कर दो। वैसे नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी जैसे नए तरल उर्वरकों का विकास हुआ और इनको छिड़काव की कुल कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। अब इसलिए जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है दोस्तों, इसको छिड़काव के लिए एक कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी जरूरी होगी दोस्तों, कि भाई इनको कैसे छिड़का जाए। अब छिड़कने के लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई इसमें, क्योंकि ड्रोन के थ्रू आप छिड़काव कर दो जिससे टाइम भी बचेगा और किसान को प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। तो किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों की छिड़काव की प्रणाली स्वचालित होगी। मतलब आप रिमोट लेके बैठ जाओ, पूरे खेत में ड्रोन से छिड़काव कर दो, जिससे समय की भी बचत होने लगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट। 28 अक्टूबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा नमो ड्रोन दीदी, याद रखना, नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। 29 नवंबर 2023 को यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी। मंजूरी कब दी? 23 नवंबर 2023 को दोस्तों। कब? 2023। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना के लिए 2024 से 26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिए दोस्तों। ठीक है, इसके तहत 15,000 से ज़्यादा चयनित महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं उनको ड्रोन प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ठीक है, जिससे नैनो उर्वरक और जो कीटनाशक है उसका छिड़काव इजीली किया जा सके दोस्तों। कुल 15,000 ड्रोनों में से 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी के 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्ष में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, बाकी की जो एक्सेसरीज है वो भी उसकी लागत 10 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 80% तक जो ड्रोन दीदी हैं, जो महिला हैं, उनको अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी परियोजना थी नैनो यूरिया, नैनो उर्वरक को लेके, नमो ड्रोन दीदी योजना को लेके और इसका जो फर्टिलाइजर से लेके। तो देख लो एक ही चीज़ में कितनी सारी चीज़ों को कितने एंगल से इसको मतलब जोड़ दिया गया है। इसलिए एक और चीज़ हुई, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन की प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे दोस्तों। कब? 11 मार्च 2024 को दोस्तों। समझ रहे हैं आप? तो ये योजना हुई आपकी नमो ड्रोन दीदी कंप्लीट। अब आगे आते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों पे। हरियाणा की ये 14वीं विधानसभा थी, उसका कार्यकाल समाप्त हुआ 3 नवंबर 2024 को। ठीक है, और वहीं हरियाणा की 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए दोस्तों। समझ रहे हैं? अब हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं कुल 90 और 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। समझ रहे हैं? ये डेटा बता रहा हूँ, बहुत फैक्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90 और 17 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। हरियाणा में सभी विधानसभाओं में एक चरण में चुनाव हुआ 5 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और 90 विधानसभाओं में जो मतदान परसेंटेज रहा वो रहा 67.9%। ठीक है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार जो 85 वर्ष से अधिक वाले लोग हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें घर से मतदान की सुविधा आरंभ की गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 85 वर्ष से अधिक लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, जो वोटर्स की कैटेगरी में हैं, उनको घर से वोटिंग का राइट दे दिया गया दोस्तों। समझ गया? और इसका जो परिणाम है 8 अक्टूबर को घोषित किया गया, 8 अक्टूबर 2024 को दोस्तों। और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और बीजेपी ने जीत दर्ज करने के बाद 48 सीटें पाने के बाद और बीजेपी के मुख्यमंत्री बना दिए गए। ठीक है, और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने पंचकुला के दशहरा मैदान में 17 अक्टूबर 2024 को, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली दोस्तों। ठीक है, हालांकि हरियाणा पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप देख लेना सीटें कितनी हैं, 90 एससी की कितनी, ध्यान रखना। अब आते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा पे, जहाँ पे 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में भी। 7 सीटें एससी और 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए हैं। और यहाँ पे 3 चरण में चुनाव कराए गए दोस्तों। चरण का आप देख सकते हो 24, 26, 40 सीटों पे चुनाव हुए 3 चरणों में।
सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा अलग किया गया एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन होने के बाद पहला यहाँ विधानसभा चुनाव था। ठीक है, और इस चुनाव में पहली बार होम वोटिंग करने की सुविधा शुरू हुई, यानी कि घर से मतदान करने की सुविधा इसमें शुरू हुई। जो 85 वर्ष से अधिक हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, उन सबको, और जिन्हें 40% तक डिसेबिलिटी है, वो लोग घर से वोट दे सकते हैं दोस्तों। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में ये धड़कई एक गांव है, पूछ सकते हैं, वहाँ 1005 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, कहाँ पे? धड़कई गांव में दोस्तों। क्योंकि यह जो गांव है, यहाँ सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की अधिकता के कारण धड़कई को साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया बोला गया धड़कई, जो जम्मू कश्मीर का एक गाँव है दोस्तों। ठीक है, यहाँ मतदान का परसेंटेज हुआ 63.88% दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन ने 49 सीटें जीती और यहाँ पर ऐतिहासिक एक जनादेश मिला इन्हें और इन्होंने जीत प्राप्त की। और यहाँ पे अमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री बने। वहीं सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की कहाँ पर हुई? 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालती हैं, उन्होंने मेक AI इन इंडिया यानी और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, और यह अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों के क्षेत्र में प्रभावी समाधान करने के लिए उद्योग जगत के बहुत ही महत्वपूर्ण उत्कृष्टता केंद्र होंगे दोस्तों। ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की। यह केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत शहरों पर केंद्रित होंगे। इन उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व उद्योग भागीदारों और स्टार्टअप्स के सहयोग से शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा दोस्तों। पहला है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। वहीं कृषि क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT रोपड़ करेगा। वहीं सतत शहरी क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT कानपुर के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2027-28 तक की अवधि के लिए 990 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय प्रव्यय के साथ इन 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है दोस्तों। ठीक है, जिसके सह-अध्यक्ष हैं श्रीधर वेम्बू। क्या नाम है? श्रीधर वेम्बू, जो जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक एवं CEO हैं। अब आते हैं भारत का प्रथम व्यवहारिक AI डेटा बैंक कहाँ है दोस्तों? नवंबर 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं स्वतंत्र प्रभार से जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भारत का पहला व्यापारिक AI डेटा बैंक शुभारंभ किया दोस्तों। और ये जो डेटा बैंक है, उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वास्तविक समय विश्लेषण यानी कि रियल टाइम एनालिसिस के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका पहला उद्देश्य शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार को गति देना है। यह डेटा सेट स्केलेबल और समावेशी AI समाधानों के निर्माण हेतु आवश्यक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट मैरीटाइम हेरिटेज पे। समुद्री विरासत यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद दोस्तों। भारत की समुद्री विरासत बहुत समृद्ध है और इसे सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 4500 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। ठीक है, इस पर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वेरी नॉट इम्पोर्टेंट। गुजरात में ये देख लो कि जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में अहमदाबाद के निकट लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत यानी कि NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास की परिकल्पना की है दोस्तों। कहाँ पे किया है? गुजरात के लोथल में दोस्तों। ठीक है, यहाँ समृद्ध जो कलाकृतियाँ हैं उनको संग्रहित करके प्रदर्शित करेगा दोस्तों। तो यही है यहाँ पर, इसके 3 चरण हैं कुछ करके। अब लोथल पे बात करते हैं। लोथल शब्द गुजराती जो शब्द हैं लोथ और थल उनसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ द डेड। लोथल प्राचीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। ये 2400 ईसा पूर्व एक प्राचीन नगर है दोस्तों, ये याद रखना लोथल। अब आते हैं भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। ठीक है, क्या है? केंद्र सरकार ने युवाओं को अधिक रोजगार योग्य यानी कि एम्प्लॉयबल और सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के माध्यम से विश्व की कौशल राजधानी स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की दोस्तों। इस परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 3 स्थानों मुंबई, अहमदाबाद और नंबर 1 मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा दोस्तों।
उल्लेखनीय यह है कि प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अपने दौरे के दौरान उससे प्रेरणा लेते हुए सर्वप्रथम देश में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। और वहीं 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने कानपुर उत्तर प्रदेश में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया। कब किया? ये किया 19 दिसंबर 2016 को दोस्तों, 19 दिसंबर 2016, ठीक है, 2016 को, ठीक है, 19 दिसंबर 2016 को पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अब आते हैं और कुछ बातों पर। यह संस्थान जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी की PPP मॉडल के तहत स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और टाटा IIS मतलब टाटा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के मध्य साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। भारत कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना मुंबई स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत 4.17 एकड़ के विशाल क्षेत्र में की गई है दोस्तों, ठीक, जिससे इसका लक्ष्य क्या है? अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस, टेक्नोलॉजी से लैस और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त जो कार्य बल है, वर्क फोर्स है, उसको तैयार करना, जिससे उद्योगों में कार्य हेतु तैनात किया जा सके। और यह चौथी औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल एवं दक्षताओं में प्रतिवर्ष 5000 छात्रों को प्रशिक्षित करेगा दोस्तों। जबकि भारत कौशल संस्थान IIT कानपुर जो 2016 में बना, उसके द्वारा मार्गदर्शित है, यानी कि इसको मेंटर्ड करेंगे। वो मेंटर कौन है इसके? IIT कानपुर वाले दोस्तों, जो भारत कौशल संस्थान है वो लोग, ठीक है। युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने और उन्हें उन्नत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में IIT कानपुर और भारतीय कौशल संस्थान कानपुर के बीच में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। इस MOU के तहत IIT कानपुर और अगले 5 वर्षों तक भारतीय कौशल संस्थान कानपुर को मार्गदर्शन करेगा, यानी इनको मेंटर करेगा या इनको डायरेक्शन देगा दोस्तों, ठीक है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया दोस्तों। वहीं जो शास्त्रीय भाषाएं हमारी अब 11 हो चुकी हैं। अभी कितनी? 11। 5 जो शास्त्रीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज को दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। ये हैं 3 अक्टूबर 2024 मोदी जी की अध्यक्षता में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला दोस्तों। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला दोस्तों। मुख्य रूप से संबंधित देश के राज्य महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि पाली और प्राकृत को मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में बांग्ला, और पाली और प्राकृत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तीनों जगह बोली जाती है। और असम को असमिया में बोला जाता है, यानी कि असमिया में असम बोली जाती है दोस्तों। जो मराठी भाषा है ये एक भारतीय आर्यन है कि इंडो आर्यन भाषा का समूह है, महाराष्ट्र राज्य में जो बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। ये नाड़े घाटा का शिलालेख है। ये सब बहुत फैक्चुअल डेटा है, स्टैटिक्स का, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना दोस्तों। तो ये 5 भाषा हैं, इनको क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है दोस्तों, ठीक है। अब तक टोटल हो गई हैं 11 भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। 11 भाषाएं जो हैं शास्त्रीय भाषाएं बन चुकी हैं। इससे पहले 6 भारतीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका था। पहले थी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। तमिल को सबसे पहले 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। तमिल के बाद संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, इस तरीके से लास्ट में 2014 में उड़िया को। और अब 5 भाषा हैं जो आपकी मैंने ऊपर बताई है। असम है, बांग्ला है, प्राकृत है और मराठी है और असमिया है। ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई 11 से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अब आते हैं क्रूज भारत मिशन पर। जो क्रूज पर्यटन है एक प्रकृति आधारित पर्यटन क्षेत्र है दोस्तों। इट इज़ द नेचर बेस्ड टूरिज्म सेगमेंट जो किसी देश को अपने समुद्र, नदियों और नहरों का उपयोग करके क्रूज सेवाएं प्रदान करने का अवसर देता है दोस्तों। तो 30 सितंबर 2024 को पोत पत्तन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया। और यह मिशन दोस्तों, इस सोनोवाल जी ने क्रूज पोत जो है इसका नाम है एम्प्रेस पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया, ठीक है। ये पूछ सकते हैं। तो यह जो मिशन है इसका जो उद्देश्य है ये क्रूज पर्यटन उद्योग को, जो क्रूज पर्यटन उद्योग है, इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देगा दोस्तों। इस मिशन के तहत 5 वर्षों में यानी कि 2029 तक जो क्रूज यात्री यातायात है, यानी कि क्रूज पैसेंजर जो ट्रैफिक है उसको दोगुना किए जाने का लक्ष्य है 2029 तक दोस्तों, ठीक है। यह 3 चरण में लागू किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। ये पहला चरण होगा इसका 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025, दूसरा 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027, तीसरा होगा 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक दोस्तों, ठीक है। और 3 प्रमुख खंड हैं इसके। नंबर 1 महासागर और हार्बर क्रूज,
नदी और अंतर्देशीय क्रूज और द्वीप क्रूज दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम था, इसको और चाहो तो पढ़ लेना कहाँ से क्या गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये मेंस जैसे पर्पज़ के लिए ठीक है। और क्रूज डेवलपमेंट फंड की स्थापना करना, क्रूज इंडिया समिट का आयोजन करना, क्रूज पर्यटन नीति को लॉन्च करना, ये सब इसमें शामिल है दोस्तों। ये सब चीज़ें इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, ये क्रूज जो है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत जो क्रूज है केंद्रित विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करना है। अब आते हैं शहरी शासन सूचकांक 2024 पर। क्या है, 2020 में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी शासन सूचकांक जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स से ही लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स प्रजा फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। कब, 2020 में। ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट है, शहरी शासन सूचकांक नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया। लॉन्च किए जाने के बाद से इस सूचकांक ने केंद्र सरकार से लेकर शहरी सरकारों के स्तर तक शहरी शासन सुधारों पर व्यापक चर्चा की दोस्तों। वही बात करें 26 सितंबर 2024 को प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 को लॉन्च किया गया। ये सूचकांक का द्वितीय संस्करण था। इसमें 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सहित राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली का औसत स्कोर 39.70 है दोस्तों। वहीं देखें तो शहरी शासन सूचकांक 2024 में शीर्ष 5 राज्य, केरल नंबर 1 पे है जिसका स्कोर है 59.31, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 छत्तीसगढ़ और नंबर 5 पे है मध्य प्रदेश। नंबर 1 केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 5 शीर्ष राज्य हैं शहरी शासन सूचकांक में दोस्तों। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार का स्कोर देखा जाए 2024 में तो यह 15वां उत्तर प्रदेश का 16वां दोस्तों। शहरी शासन सूचकांक 2024 में बिहार का स्कोर है 41.12 जो कि 15वां और उत्तर प्रदेश का है 40.70 जो कि 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन बिहार से भी नीचे स्कोर है उत्तर प्रदेश का। अंतिम 5 राज्य देखें केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शहरी शासन सूचकांक में तो यह है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, चंडीगढ़ और पंजाब। ये 5 राज्य हैं जो अंतिम श्रेणी में खड़े हुए दोस्तों। सबसे नीचे है नागालैंड, फिर मणिपुर, मेघालय, चंडीगढ़ और पंजाब। वहीं शहरी शासन सूचकांक 2024 में 4 विषयों में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, सशक्त शहर, निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना में 13वीं रैंक, सशक्त शहर प्रशासन में 24, सशक्त नागरिक में 24 और राजकोषीय सशक्तिकरण में 6ठी रैंक है दोस्तों। शहरी शासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकों का ये ब्यौरा है, कब कितनी रैंक है दोस्तों इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या है नेक्स्ट, बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की, भारत का 13वां महापत्तन दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये 13वां महापत्तन दोस्तों। ठीक है, ये बन चुका है। तो वहीं भारत सरकार द्वारा इन आइसलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वीपीय विकास कार्यक्रम के तहत दोस्तों कुछ चुनिंदा द्वीपों को चुना उन्होंने, और इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने ग्रेट निकोबार जो है भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप यानी कि जो सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है उसकी 4 प्रमुख परियोजनाएं नामित की उसके लिए दोस्तों। कौन कौन सी, नंबर 1 पत्तन, हवाई अड्डा, टाउनशिप और ऊर्जा संयंत्र। वहीं गलतिया की जो खाड़ी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है दोस्तों। ये भारत सरकार ने गलतिया की खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसे बोलते हैं ICTP, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास करने की योजना बनाई दोस्तों। इसका उद्देश्य कंटेनरों के ट्रांसशिपमेंट को सुविधाजनक बनाना है, जिससे भारत के समुद्री व्यापार में वृद्धि होगी दोस्तों। क्या होगी, भारत का जो समुद्री व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो 4 सितंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की गई और केंद्र सरकार ने गलतिया का खाड़ी पत्तन जो है दोस्तों, गलतिया बे पोर्ट को एक मेजर पोर्ट महापत्तन घोषित कर दिया। तो आपका 13वां महापत्तन कौन सा मिला है, ये मिला है गलतिया का खाड़ी पत्तन दोस्तों। गलतिया का खाड़ी पत्तन पूर्व पश्चिम विश्व शिपिंग कॉरिडोर जिसे बोलते हैं ईस्ट वेस्ट वर्ल्ड शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण ठीक है गेटवे और ट्रांसशिप्ड कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है दोस्तों। गलतिया की खाड़ी पत्तन का रणनीतिक स्थिति जो है भारत के एग्जिम बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो व्यापार को बढ़ावा देगी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर स्थित है दोस्तों। अब भारत के 13 मेजर पोर्ट्स की बात करते हैं, याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया सहित, नंबर 2 पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, कामराजर पत्तन तमिलनाडु में, चेन्नई पत्तन तमिलनाडु में, VO चिदम्बरम नार पत्तन जो है जिसे तुत्तुकड़ी तमिलनाडु में दोस्तों। वहीं दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में,
मुंबई पत्तन महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र, मुरगांव पत्तन मुरमागांव जिसे बोलते हैं गोवा में, और नव मैंगलोर पत्तन कर्नाटका, कोचीन पत्तन कोची केरला। अब 13वां है गलतिया की खाड़ी पत्तन ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। तो ये 13 मेजर पोर्ट हैं जिन्हें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, संचालित करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के मामले में। ये मेंस के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा निकल आए इनमें से। तो भारत के संदर्भ में समकालिक चुनावों यानी कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन से तात्पर्य है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मामला। लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाला चुनाव आपका समकालिक चुनाव कहलाता है। इसे एक देश या एक चुनाव, दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वहीं 1951 से 1967 यानी कि 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे दोस्तों। बाद में ये चक्र टूट गया। फिर नेक्स्ट और आंकड़ों की माने तो भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार कर अपनी 170वीं रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किए जाने की सिफारिश की। ये भारत का जो विधि आयोग है उसने बोला कि भाई जो आपका उपयुक्त समय है उसके निर्वाचनों के चक्र को अंत करके आप इसको प्रत्येक वर्ष आप निर्वाचन विधियों को लागू करो और निर्वाचन को साइमल्टेनियसली कराओ दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और हैं। 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई, क्योंकि यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उनकी उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट सौंप दी। उन्होंने देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की अनुशंसा जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा में चुनाव हो जाने चाहिए और द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए दोस्तों। ठीक है, समकालीन जो चुनाव हैं उनके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संसद में 2 प्रकार के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा हुआ। नंबर एक तो संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होंगे दोस्तों। साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 क्या है? अनुच्छेद 83 आपका संसद के दोनों सदनों की अवधि, और अनुच्छेद 172 ये राज्य विधानमंडलों की अवधि है, 83 और 172। और उसके बाद अनुच्छेद 82A यानी 82 का को अंत्यस्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया जाएगा दोस्तों। इसमें राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट था कि अनुच्छेद 368 यानी कि 368 में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त थी दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, और दूसरी शर्त थी कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 सदस्य संशोधनों के पक्ष में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया दोस्तों। अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की उच्च स्तरीय समिति पे दोस्तों। 8 सदस्यीय समिति थी और 2 सितंबर 2023 को गठन कब किया गया था ये पूछ सकते हैं। तो 2 सितंबर 2023 को इसका गठन हुआ और इसके अध्यक्ष चुने गए पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब दोस्तों। ठीक है यार, वो भैया तो है ही नहीं, बड़े कलाकार हैं। अब मुश्किल ही आएगा ना, कह रहे आ जाएगा तुम भेज दूंगा। सारा ये छोड़ो, कल ही बुलाएंगे क्यों। आपका स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है। आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम घटना चक्र का जो समसामयिक है, आई दृष्टि जो आंख वाली आती है, उसका करंट अफेयर दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम 2 चैप्टर ठीक है क्या जो है जब रिकॉर्ड करता हूँ तो पी और बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, किसकी? ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, जनजातीय समुदाय की। तो ये योजना किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लाई गई दोस्तों। इसमें क्या था? इस योजना के तहत जनजातीय जो बाहुल गाँव हैं और जो आकांक्षी जिले हैं
ये सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। लगभग इस योजना में 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 18 सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी और इसका जो कुल एक्सपेंडिचर है वो है 79,156 करोड़ रुपये, 79,156 करोड़ रुपीज़। और सेंटर का हिस्सा है इसमें 56,333 और राज्यों का हिस्सा है 22,823 करोड़ रुपये दोस्तों। और ये योजना 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जाएगी और 549 जिले और 2740 ब्लॉक में इसमें शामिल होंगे। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम चलाए जाएंगे, शामिल होंगे, जिन्हें 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों यानी कि होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। किसके? स्वदेश दर्शन के अंतर्गत दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ऐसा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बायो राइड योजना को मंजूरी। ये बायो राइड योजना क्या है इसको समझ लो। बायो राइड योजना ग्लोबल बायो इंडिया जो है जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जिसे बोलते हैं बायरैक, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो ग्लोबल बायो इंडिया है इसको कौन करता है? बायरैक, यानी कि बायो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 जो है इसका चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ पर 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में बायो राइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। 18 सितंबर को देखो तीनों योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों। ठीक है, क्या है बायो राइड का जो पूर्ण रूप है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमता विकास। मतलब बायो राइड का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं यथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिकी एवं उद्यमता विकास का विलय किया गया दोस्तों। पूछ सकते हैं कि बायो राइड योजना में कौन कौन सी योजनाओं का विलय किया। नंबर 1 है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, दूसरी है औद्योगिक एवं उद्यमता विकास। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया। तो बायो राइड योजना नवाचार और जैव उद्यमता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी दोस्तों। अब बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। ये क्या है? 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 मतलब ट्रिपल E अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों। बायो E3 की बात करें, बायो E3 दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण यानी कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत बायो निर्माण यानी कि बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो AI एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया दोस्तों। ये था आपका बायो E3 नीति को मंजूरी। E3 से मतलब है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोस्तों। ठीक है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। अब बात करते हैं नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। ये कहाँ किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में दोस्तों भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसे बोलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया। यह जो ट्रेन है 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया दोस्तों। कहाँ पर? नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु परिसर में भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य, कहाँ पर? गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जा रहा है। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। वहीं शहरी मेट्रो ट्रेन आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी मतलब इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर में भी ये जा सकती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं मिशन मौसम पे। मिशन मौसम को 11 सितंबर 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में मिशन मौसम की स्वीकृति प्रदान की गई
और ये 2 वर्षों के लिए मिशन है और इस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर रखा गया दोस्तों। और ये जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करेगा दोस्तों। मिशन मौसम जो है मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक कार्यान्वयन किया जाएगा। किसके द्वारा? मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको प्रोग्राम किया जाएगा दोस्तों। इसके 3 निम्न संस्थान भी हैं। नंबर 1 भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसे बोलते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा है भारत उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में है। तीसरा है राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र जिसे बोलते हैं NCMRWF यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये कहाँ पर है? नोएडा में दोस्तों। तो मिशन मौसम की परिकल्पना का मानते हुए एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है उसको। तो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी दोस्तों मिशन मौसम। अब आते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 दोस्तों। ये क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 वर्ष 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने NCAP जिसे बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को दोस्तों। और इस प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु 130 शहरों को टारगेट किया गया दोस्तों कि भैया किसकी वायु गुणवत्ता अच्छी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य एयर क्वालिटी के आधार पर 130 NCAP मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। कितने? 130, याद रखना 130 शहरों की। अब 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा हुई। कहाँ? जयपुर में। और ये घोषणा किसने की? भूपेंद्र यादव जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है। अब इन्होंने विभिन्न श्रेणियों में शहरों की रैंकिंग दी दोस्तों। श्रेणी 1 में देखा जाए तो नंबर 1 पर है सूरत, नंबर 2 पर जबलपुर, नंबर 3 पर आगरा है। श्रेणी 2 में हम बात करें तो नंबर 1 पे है आपका फिरोजाबाद, नंबर 2 पे अमरावती, नंबर 3 पे झांसी दोस्तों। ठीक है। वहीं श्रेणी 3 में बात करें अगर हम तो नंबर 1 पे रायबरेली और नंबर 2 पे है नलगोंडा कहाँ से है? तेलंगाना से। और नंबर 3 पे नालागढ़ जो कि हिमाचल प्रदेश से है। वहीं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में करीब 5 शहर थे, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और उसके बाद ये फिरोजाबाद भी आया है कुछ, उसका झांसी, गोरखपुर करीब और ये नोएडा भी करीब 9-10 शहर इसमें शामिल थे दोस्तों। तो श्रेणी 1 में अगर देखा जाए तो आगरा रैंक 3 पर है, लखनऊ 4, कानपुर 5, वाराणसी 9, गाजियाबाद 18 और प्रयागराज 20। वहीं श्रेणी 2 में फिरोजाबाद 1 पर है। ठीक है। उसके बाद झांसी 2 है, गोरखपुर 4 है, नहीं झांसी 3, नोएडा 6 रैंक पर है, मुरादाबाद को रैंक मिली है 11वीं दोस्तों। ठीक है। बरेली को 17वीं रैंक मिली है, आप देख सकते हो। और श्रेणी 3 में रायबरेली नंबर 1 पर है, अनपरा 13 पे, खुर्जा 16 और गजरौला को 18वीं रैंक मिली हुई है। इतने सारे आंकड़े हैं ये इसके रिगार्डिंग दोस्तों। अब आते हैं 23वें विधि आयोग पर। भारत का जो लॉ कमीशन है एक गैर सांविधिक यानी कि एक गैर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। ठीक है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर द्वारा एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन द्वारा इसका गठन किया जाता है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, वो नोटिफिकेशन जारी करता है और इसके गठन की मंजूरी मिल जाती है दोस्तों। और ये जो विधि आयोग है इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 ईयर्स होता है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन की सूचना नोटिफिकेशन जारी किया। वहीं राष्ट्रपति जी मुर्मू जी ने 13 वर्षों के लिए यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 के लिए 23वें विधि आयोग को गठन की मंजूरी दे दी। इसमें निम्न व्यक्ति शामिल थे। नंबर 1 एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, ठीक है, दूसरे 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित, तीसरे सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, चौथे सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में और 5 अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम मेंबर से अधिक नहीं रख सकते आप। और विधि आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों। 16 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना के तहत न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड हो चुके हैं दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं 20वें विधि आयोग के जो पूर्व सदस्य हैं डॉक्टर DP वर्मा और जो अधिवक्ता हैं हितेश जैन, इनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है। ये था आपका 23वें विधि आयोग का पूरा ढांचा। अब बात करते हैं हम डिजिटल कृषि मिशन पे दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल कृषि मिशन भारत के डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने का उद्देश्य है और केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई। वहीं केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने
एक नई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी दोस्तों। ठीक है, इस वित्त वर्ष में डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ और उसके बाद डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अपडेट करना है दोस्तों। क्या करना है? अपडेट करना है। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। इसका टोटल आउटले है 2817 करोड़ रुपये। केंद्र का हिस्सा यानी कि सेंटर का शेयर है 1940 करोड़ रुपये और यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप पर आधारित है और इस मिशन के तहत किसानों को जीवन को बेहतर बनाने की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेख है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर समेकित डेटाबेस यानी इंटीग्रेटेड डेटाबेस का निर्माण करना ही इसका काम है दोस्तों। ठीक है, अब डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ है। क्या है? डिजिटल कृषि मिशन का एक व्यापक जो अम्ब्रेला स्कीम है, इसके रूप में डिजाइन किया गया, जिससे बहुत सारी डिजिटल कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके 2 मूलभूत स्तंभ हैं जो फाउंडेशनल पिलर हैं। नंबर 1 है एग्री स्टैक, दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यानी कि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग यानी कि सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है दोस्तों। अब आते हैं एग्री स्टैक यानी कि किसान की पहचान। इसे एक किसान केंद्रित डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों की कुशलता यानी उनकी स्किल्ड, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी दोस्तों। एग्री स्टैक में निम्न 3 प्रमुख घटक हैं। नंबर 1 किसान रजिस्ट्री यानी कि फार्मर्स रजिस्ट्री। नंबर 2 भू संदर्भित गांव के नक्शे यानी कि जियो रेफरेंस विलेज मैप्स। नंबर 3 बोई गई फसल की रजिस्ट्री यानी कि क्रॉप जोन रजिस्ट्री। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी की शुरुआत की गई दोस्तों। किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 गांधीनगर गुजरात में। नंबर 3 बीड़ जो महाराष्ट्र में। नंबर 4 यमुनानगर हरियाणा में। नंबर 5 फतेहगढ़ साहिब पंजाब में और नंबर 6 विरुद्धनगर तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली की बात करें, यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी दोस्तों। ठीक है, मृदा प्रोफाइल मैपिंग की बात करें, इस मिशन के तहत देश के 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1/10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है दोस्तों। हम इसमें मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग भी करेंगे, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली भी बनाएंगे और किसान आईडी तो हम बना ही चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के संविधान के तहत एक क्या है, सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर। संविधान के अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा दोस्तों। ठीक है, और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, जो 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अब आते हैं कुछ और फैक्ट। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों ने सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया और न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र का स्थान दिया गया। इस संपूर्ण डिजाइन का एक वृत्त द्वारा घेरा गया और संस्कृत में श्लोक था, यतो धर्मस्थ तो जया, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ जीत है दोस्तों। तो इस तरीके से जो ध्वज और प्रतीक चिन्ह है उनका अनावरण किया गया राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों। वही बात करते हैं न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। 17 अक्टूबर 2024 को भारत की तत्कालीन यानी कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया। यह नई प्रतिमा जो है पारंपरिक औपनिवेशिक प्रतीकों से हटकर भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है, क्योंकि जो कॉलोनियल माइंडसेट था उससे हटकर यह योजना जो है दोस्तों आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह प्रतिमा उच्चतम न्यायालय के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि न्याय की देवी की नई प्रतिमा को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। पहले यह पश्चिमी शैली में के गाउन की वेस्टर्न रूप में प्रदर्शित किया गया था। जहां पुरानी प्रतिमा को बाएं हाथ में पारंपरिक तलवार के साथ दर्शाया गया, वहीं नई प्रतिमा को बाएं हाथ में भारतीय संविधान के साथ एक प्रति स्थापित की गई।
यह परिवर्तन दर्शाता है कि न्याय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, न केवल दंड देने और शक्ति प्रदर्शन पर दोस्तों। जब पुरानी प्रतिमा को आंखों पर पट्टी के साथ दर्शाया गया, वहीं नई प्रतिमा में आंखों पर पट्टी नहीं थी दोस्तों। यह परिवर्तन इस विचार को उजागर करता है कि न्याय सभी को समान रूप से देखता है और दृष्टिहीन नहीं है। और इसके बावजूद नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू अभी भी विद्यमान है, जो न्याय की निष्पक्षता और संतुलन का मुख्य प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, ये था आपका अब तक का न्याय जस्टिस। अब बात करते हैं बाधवन पत्तन की, यानी कि जो बाधवन पोर्ट है उसका शिलान्यास किया गया। वर्तमान में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है, 13 महापत्तन है। 13वां कौन सा है? गलतिया, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है ये सारे महापत्तन। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के प्रावधानों द्वारा ये शासित होते हैं। पूछ ले तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के द्वारा बात करें तो 30 अगस्त 2024 को मोदी जी ने बाधवन पोर्ट का शिलान्यास किया, और यह पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित होगा दोस्तों। मोदी जी की अध्यक्षता में 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्वीकृति प्रदान की गई, और भूमि अधिग्रहण को लेकर सारी परियोजनाओं की जो कुल लागत है वो है 76,220 करोड़ रुपये। इस परियोजना का निर्माण बाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, बाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात हो कि VPPL GNP यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और MMB यानी कि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पज व्हीकल है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी कम से 74% एवं कितनी 26% है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो बाधवन पत्तन को हर मौसम के लिए ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में यानी कि लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स में से एक होगा। निर्माण पूरे होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा दोस्तों। ठीक है, अभी NICDP पे आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, मैं थोड़ा इसको छोड़ देता हूँ, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अब आते हैं एकीकृत पेंशन योजना पर दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा यानी कि इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ एक एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। इस नई योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी हैं, उनके पास UPS पर स्विच करने का एक मुफ्त विकल्प यानी कि वन टाइम ऑप्शन होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को UPS के ढांचे यानी कि UPS फ्रेमवर्क के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा दोस्तों। वहीं 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने और महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। यानी कि 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान कराने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है दोस्तों। कौन? महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स पे। क्या है? 24 अगस्त 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में ये UPS को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी दोस्तों। ठीक है, कुछ सुनिश्चित पेंशन है जो 12 महीने में जो प्राप्त औसत एवरेज मूल्य है उसका 50% के आसपास राशि मिलेगी। आप पढ़ लेना, कुछ और फैक्चुअल डेटा है दोस्तों। अब आते हैं NPS वात्सल पे। क्या है? ये अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में जो अवयस्क बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, उनके लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल की घोषणा की। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है कि आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चे के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य NPS खाते में बदला जा सकता है। तो 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में NPS वात्सल को लॉन्च किया। कब? 18 सितंबर 2024 को दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी NIRF रैंकिंग की बात हो रही है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत NIRF रैंकिंग की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई। डेट याद रखना, 29 सितंबर 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई। ये देश भर के उच्च शिक्षा संस्थान को रैंकिंग प्रदान करता है दोस्तों। ज्ञात है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया हुआ था दोस्तों। अब 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग नई दिल्ली के स्थित भारत मंडपम में जारी की गई और इस रैंकिंग का ये 9वां संस्करण है और यह 8 श्रेणियों में दी जाती है दोस्तों। आप देख सकते हो कौन कौन सी श्रेणियाँ, आगे बताएंगे। अब 3 नई श्रेणियों को यहाँ शामिल किया गया है। नंबर 1 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, दूसरा मुक्त विश्वविद्यालय,
तीसरा, कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग्स में शामिल किए गए दोस्तों। ठीक है, अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो लगातार 6वें वर्ष यानी कि 2019 से 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार 6ठे वर्ष, पूछ सकता है लगातार ऐसा हो रहा है क्या। वहीं इंजीनियरिंग में बात करें यानी कि अभियांत्रिकी में IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष 2016 से 24 तक प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार चौथे वर्ष 2021 से 24 शीर्ष स्थान पर हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? शीर्ष 5 स्थान की बात करें, IIT मद्रास चेन्नई में नंबर 1, नंबर 2 पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc, नंबर 3 पे भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IIT बॉम्बे, और नंबर 4 पे IIT दिल्ली नई दिल्ली, और IIT कानपुर है 5वें नंबर पर। तो नंबर 1 पे कौन सा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास लगातार 9वें वर्ष इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, और ओवरऑल रैंकिंग में भी IIT मद्रास लगातार 6वें वर्ष नंबर 1 पे है। वहीं कुछ और देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति देखते हैं। IIT कानपुर को 5वीं रैंक मिली है, वहीं BHU को 11वीं रैंक मिली है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 16वीं, IIT BHU जो वाराणसी में 30, MIT यूनिवर्सिटी को 49, 58 रैंक मिली है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है। ठीक है, और 88 रैंक मिली है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU को लखनऊ। 95 रैंक मिली है शिव नाडर विश्वविद्यालय जो कि गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों। ये यूपी के संस्थान हैं जिनको ओवरऑल रैंकिंग मिली। IIT कानपुर 5वें नंबर पर, BHU 11, AMU 16, IIT BHU वाराणसी 30, MIT 49, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 58, किंग जॉर्ज 88 और 95 मिला है शिव नाडर को। वहीं देखते हैं विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान, यानी कि विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि IISc बेंगलुरु ने नंबर 1 पे स्थान बनाया हुआ है। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज जो दिल्ली का है, अनुसंधान श्रेणी में IISc बेंगलुरु नंबर 1, नवाचार श्रेणी में IIT बॉम्बे। ये और बात कर लेते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में IGNU नई दिल्ली, कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय जो चेन्नई तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान की बात करें, इंजीनियरिंग में देखा जाए तो IIT मद्रास नंबर 1 पे, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, विधि यानी कि लॉ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं नियोजन में IIT रुड़की, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च की बात हो रही है ICAR, ये नंबर 1 पर है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, लास्ट टॉपिक ऑफ द नेशनल घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम का लास्ट टॉपिक है। ये तो क्या है? 2023-24 का SDG इंडेक्स है। SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया, और इसका जो डैशबोर्ड है इसको संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है दोस्तों। ये इसका उद्देश्य SDG को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है। ठीक है, तो 12 जुलाई 2024 की माने तो नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया गया। इस इंडेक्स को नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। और SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास यानी कि टुवर्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। और ये SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण है, जिसमें 16 लक्ष्य एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण एवं 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित है दोस्तों। पूछ सकते हैं कितने इंडिकेटर हैं? तो 113। इसमें 4 श्रेणियाँ 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। जो आकांक्षी एस्पिरेंट 0 से 49 की रैंक में रखे गए, जो प्रदर्शन करता है उन्हें 50 से 64, जो अग्रणी है उन्हें 65 से 99, जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं उन्हें 100 से 100 अंक के आसपास यानी कि जो अचीवर्स हैं। तो 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 है। ये इंडिया का टोटल स्कोर कितना है? 71। इसे अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। वहीं 2020, 21 और 23-24 की मत बात करें, SDG 1 जो गरीबी उन्मूलन यानी कि इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी की बात करता है, SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास की बात करता है, SDG 13 जो SDG 13 जो जलवायु कार्रवाई की बात करता है। इनमें महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर की श्रेणी में आया। कौन कौन से में पूछ सकता है भाई? फ्रंट रनर की श्रेणी में यानी कि 65 से 99 इसकी क्या थी? स्कोर था 65 से 99 स्कोर था भारत का 71 के साथ, कितना? 71 के साथ। तो कहाँ आया? फ्रंट रनर की कैटेगरी में। सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया। वहीं 32 राज्य में केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका स्कोर है 25,
जम्मू कश्मीर की बात करें 21, उत्तराखंड 19, सिक्किम 18, हरियाणा 17 दोस्तों। ये एसडीजी का इंडिया इंडेक्स है और सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य। तो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ उत्तर प्रदेश में 25 अंक का, जम्मू कश्मीर में हुआ 21 अंक, उत्तराखंड में हुआ 19 अंक, सिक्किम में हुआ 18 अंक और हरियाणा में 17 अंक का सुधार किया गया दोस्तों। वहीं 23-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड को दोनों को जो स्कोर है वो 79 प्राप्त हुआ और ये शीर्ष स्थान पर हैं दोनों, उत्तराखंड और केरल दोस्तों। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में रैंकिंग को देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है स्कोर 77 के साथ प्रथम स्थान पर है, किसमें, यूनियन टेरिटरी में दोस्तों। ठीक है, अब कुछ शीर्ष राज्य देखते हैं। देखो केरल उत्तराखंड 79 के साथ नंबर 1, वहीं नंबर 3 पर है 78 के साथ तमिलनाडु, गोवा हिमाचल प्रदेश है नंबर 4 पर 77 के साथ, सिक्किम पंजाब 76, कर्नाटक 75, गुजरात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाए नवा रैंक 74वीं स्कोर के साथ दोस्तों। अंतिम 6 रैंक में सबसे नीचे बिहार, उसके बाद झारखंड, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ 67 स्कोर में रखा गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कहाँ रखा गया, 67 के साथ उत्तर प्रदेश को रखा गया इनके साथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोस्तों। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखा जाए तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, पुडुचेरी जम्मू कश्मीर नंबर 2 यानी कि 74 और बाकी देख सकते हो दोस्तों। अब राज्यों का प्रदर्शन की कैटेगरी, आकांक्षी यानी कि एस्पिरेंट में कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन करने वाले में नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार। वहीं फ्रंट रनर की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश भी यही कैटेगरी में है। इसमें देख सकते हो उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा, त्रिपुरा, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, केरल, ये सब क्या है, फ्रंट रनर कैटेगरी में। लक्ष्य प्राप्त करने वाला भी कोई राज्य नहीं है अभी तक इंडिया में दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन में कोई भी आकांक्षी नहीं है, अच्छा प्रदर्शन किसी ने भी नहीं किया। वहीं बात करते हैं अग्रणी में कौन है, तो सारे अग्रणी में ही है। अग्रणी में फ्रंट रनर क्या है, यूनियन टेरिटरी, सारे यूनियन टेरिटरी जो है फ्रंट रनर कैटेगरी में दोस्तों। अब एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्ष्य 1 जो है गरीबी को उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को करने वाले राज्य हैं तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। वहीं लक्ष्य 2 है भुखमरी की समाप्ति, यह केरल और पांडिचेरी। लक्ष्य 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात और दिल्ली। लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें केरल और दिल्ली, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, इसमें नागालैंड और लक्षद्वीप। और आपका जो एसडीजी लक्ष्य 6 है वो है, 1 मिनट, एसडीजी लक्ष्य 6 वो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, इसमें गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को रखा गया दोस्तों। वहीं लक्ष्य 7 है आपका टारगेट सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी इसमें रखा गया। लक्ष्य 7 में उत्तर प्रदेश को अच्छा रैंक मिला है। वहीं लक्ष्य 8 क्या है, सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, इसमें हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इसमें गोवा, पांडिचेरी नंबर 1। लक्ष्य 10 की बात करें तो इसमें असमानताओं में कमी रखी गई है, गोवा, पांडिचेरी। लक्ष्य 11 सतत शहरी और समुदाय, सतत शहर और समुदाय, इसमें महाराष्ट्र और चंडीगढ़। लक्ष्य 12 की देखा जाए उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन में त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, पश्चिम बंगाल, सिर्फ एक ही राज्य पश्चिम बंगाल। लक्ष्य 15 में भूमि पर जीवन, झारखंड, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को रखा गया दोस्तों। वहीं लक्ष्य 16 की बात करें, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, ये लक्ष्य 16 है, इसमें गुजरात और लद्दाख को रखा गया दोस्तों। तो ये थे आपके एसडीजी इंडेक्स से रिलेटेड सारा डेटा, सारा फैक्चुअल आंकड़ा। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप अच्छे से इन वीडियो को देखते हैं, बार बार इनका रिवीजन करते हैं, तो यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एक भी चीज़ छूटी नहीं है। और एसडीजी इंडेक्स जितने भी हैं सारे 17 इंडेक्स को आप बराबर करके जाइएगा, इसमें 16 गिवन है, बाकी का 17वां आप खुद से देख लीजिएगा और इनको करके जाइएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आरओ एग्जाम्स के लिए, आपके सारे एग्जाम्स के लिए जो उत्तर प्रदेश में देने वाले हैं, बिहार में हैं आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हैं, तो मिस मत कीजिएगा, इनको देखते रहिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।